हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अमरीश वानी। आपका स्वागत है मेरे प्यारे से चैनल फिजिक्स एकेडमी पे। लास्ट लेक्चर में हम लोग गॉस लॉ के बारे में पढ़ चुके थे और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी कर चुके थे। आज हम यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के बारे में बात करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ डेरिवेशन करेंगे। ओके, लेकिन उससे पहले हम एक टॉपिक और पढ़ते हैं जो कि क्या है, कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। यानी कि हम यहां पर क्या करेंगे, गॉस लॉ की हेल्प से कूलॉम्स लॉ को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए यहां पर करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, पॉइंट चार्ज है, तो इससे आर डिस्टेंस पे एक दूसरा चार्ज क्यू नॉट रखा हुआ है। तो इस चार्ज क्यू नॉट पे एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा एफ। समझ में आ रहा है? अगर ये भी क्या है, पॉजिटिव है, क्यू नॉट क्या है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि टेस्ट चार्ज है। तो ये क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा किसकी वजह से, प्लस क्यू चार्ज की वजह से। पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। और यही जो फोर्स होता है वो क्या होता है, एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये होता है किसकी हेल्प से, कूलॉम्स लॉ ने ये बताया था। ठीक है, कूलॉम्स लॉ की हेल्प से हम लोग ये इक्वेशन निकाल चुके थे। एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। अगर ये मीडियम क्या है, फ्री स्पेस एयर या फिर वैक्यूम है, तो उसकी जगह पे हम लोग एप्सिलॉन नॉट यूज करते हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या करेंगे, यहां पर प्रूफ करेंगे किसकी हेल्प से, गॉस लॉ की हेल्प से। तो आइए करते हैं, आइए इसको समझते हैं। इसको मैं रब कर देता हूं। हाँ, हमारे पास क्या है, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है हमारे पास। ठीक है, तो गॉस लॉ की हेल्प से हम कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, इस चार्ज की वजह से एक गॉसियन सरफेस क्या करेंगे, इमेजिन करेंगे, और उस सरफेस से कितना नेट फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, कितना नेट फ्लक्स पास हो रहा है उस गॉसियन सरफेस से, वो हम कैलकुलेट करेंगे। समझ में आ रहा है? और उसे हम गॉस लॉ के जो इक्वेशन था, जो इक्वेशन उन्होंने दिया था, उससे रिलेट करके हम क्या करेंगे, फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या है, एक पॉइंट चार्ज है। तो पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगी वो निकल रही होगी कैसे, रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस कैसा होगा, सिलेंडर भी हो सकता है, क्यूबिकल भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि यहां पर कौन सा गॉसियन सरफेस होगा। तो गॉसियन सरफेस को सेलेक्ट करने के लिए दो कंडीशन होने चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए, पहला कंडीशन तो हमें यह देखना है कि जो हमारा गॉसियन सरफेस होगा वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा अबाउट द चार्ज। यानी कि गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिक अबाउट चार्ज। चार्ज के अबाउट क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है, ऐसा गॉसियन सरफेस हम लोग सेलेक्ट करेंगे जो चार्ज के अबाउट क्या हो, सिमेट्रिक हो। ठीक है, तो वो तो कोई भी हो सकता है, हम लोग चार्ज सेंटर में ला करके रख देंगे, तो कोई भी जो 3D या क्लोज्ड सरफेस होगा वो क्या होगा, सिमेट्रिक ही होगा। लेकिन सेकेंड जो पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड should be same at any point on the closed surface। ठीक है, क्या बोल रहा है कि हमें ऐसा गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करना है जिसके सरफेस पे कहीं भी किसी भी पॉइंट पर हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करें तो वो क्या हो, सेम हो। समझ में आ रहा है?
किसी भी पॉइंट पर हम ले लें, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्फीयर ले लिए, तो स्फीयर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल रहा है उसके उस सरफेस पे, एक पर्टिकुलर सरफेस पे, वही इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे सरफेस पे होना चाहिए। समझ में आ रहा है? वही इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, पूरे सरफेस पे होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए इन दोनों के बेसिस पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। क्यों ले रहे हैं स्फेरिकल, अभी पता चल जाएगा आपको। ठीक है, दोनों ही कंडीशन को यहां पर सेटिस्फाई करेगा। ये क्या है हमारे पास, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या है, गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिक अबाउट चार्ज। चार्ज को हम क्या कर दिए, सेंटर पे रख दिए, तो क्या होगा, इस चार्ज के अबाउट क्या होगा, ये सिमेट्रिकल स्फेरिकल जो सरफेस है, गॉसियन सरफेस है स्फेरिकल शेप का, वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा अबाउट दिस चार्ज। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी सेम एट एनी पॉइंट ऑन द क्लोज्ड सरफेस। इस क्लोज सरफेस पे, इस गॉसियन सरफेस पे कहीं पे भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड आउट करें तो वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आइए हम यहां पर देखते हैं, मान लेते हैं कि इस स्फीयर का जो रेडियस है वो क्या है, स्मॉल आर है। ठीक है, वो स्मॉल आर है, तो इस स्मॉल आर डिस्टेंस पे, इस स्मॉल आर डिस्टेंस पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहें तो वो क्या होगा, E इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यही तो होगा। किस पे डिपेंड करेगा, आर पे ही तो डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करेगा, सेपरेशन पे डिपेंड करेगा। समझ आ रहा है, मतलब जिस पॉइंट पे हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो पॉइंट और जिस पॉइंट पे हमें चार्ज रखा हुआ है, इन दोनों के बीच के सेपरेशन पे डिपेंड करेगा। के क्या है, कांस्टेंट, क्यू क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट है। समझ आया, तो किस पे डिपेंड करेगा, आर पे डिपेंड करेगा। तो अगर हम इस सेंटर से इस सरफेस का डिस्टेंस देखें तो क्या है, वो आर ही होगा, रेडियस ही होगा स्फीयर का। तो जब आर सेम है तो यानी कि इस पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी वो क्या होगी, सेम होगी। तो दूसरा कंडीशन भी क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, इसी की जगह अगर हम सिलेंडर ले रखे होते तो सिलेंडर में ऐसा नहीं होता। ठीक है, सिलेंडर भी लेंगे लेकिन कहां लेंगे, वो एक कंडीशन है जो हम अभी बात करेंगे। वो पॉइंट चार्ज के लिए तो नहीं होगा। पॉइंट चार्ज के लिए हमारा क्या होगा, गॉसियन सरफेस स्फेरिकल होगा। ठीक है, आइए अब आगे बात करते हैं। इतनी चीजें समझ में आ गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पर, कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। गॉस लॉ के थ्रू हम लोग कूलॉम्स लॉ को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहां पर, हम यहां पे वही पुराना कहानी फिर से करते हैं। हम यहां पर क्या करेंगे, स्मॉल डीए एरिया का एक सरफेस एरिया क्या करते हैं, इस सरफेस पे ले लेते हैं। यार क्या हो रहा है, स्मॉल डीए एरिया का हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, सरफेस एरिया। ठीक है, अब इस एरिया से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है वो कितना है, d5 पास हो रहा है, मान लेते हैं ये। तो इस एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, इस सरफेस के, समझ में आ रहा है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, तो डीए सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यही होगा डीए वेक्टर। ठीक है, अब हम इस पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो देखते हैं, वो क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड होगा तो क्या होगा, ये भी क्या होगा, सेंटर में है, तो सेंटर से कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। समझ में आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी, इसी के अलॉन्ग होगी, वेक्टर डीए के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का भी डायरेक्शन क्या होगा, यही होगा। समझ में आया यहां पर। तो यहां पर अगर हम डीए और वेक्टर ई की बात करें तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा, वो क्या है, 0 डिग्री है। समझ में आया। अच्छा, अब इसकी वजह से जो हमारा, समझ में आ रहा है, जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे, याद आ रहा है। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या कैलकुलेट किए थे, इंटीग्रेशन ऑफ d5। समझ आ रहा है, डीए एरिया ले लेते हैं तो उससे d5 क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, पास होता है। तो सबको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने का दूसरा तरीका इंटीग्रेशन ऑफ d5। समझ में आया। तो d5 की जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए, ये लिखते थे। ठीक है, और इसको आगे हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ई डीए, ये क्या है हमारा डॉट प्रोडक्ट, तो ई डीए कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई डीए कॉस 0 डिग्री की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। जिसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, ये लिख सकते हैं कि नहीं,
ये लिख सकते हैं। ये हमारा क्या निकल रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि इस स्फेरिकल सरफेस से इस चार्ज की वजह से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहे हैं, उसे तो हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स देख लेते हैं यहां पर क्या आ रहा है। फाई नेट क्या होगा, ई हम लोग देख चुके हैं, ई क्या होगा, इसके सरफेस पे कहीं पर भी ई की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करें वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, पहले ही बता दिया था। तो ई कांस्टेंट है तो ई क्या होगा, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, ठीक है, ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई का मतलब क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ डी ए का मतलब क्या है, नेट सरफेस एरिया। समझ आ रहा है, इसका टोटल सरफेस एरिया, और वो कितना है, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा फाई नेट कैलकुलेट यहां से। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या हो गया, जनरल इक्वेशन के थ्रू हो गया जो हम लोग ये कैलकुलेट किए थे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहां पर, गॉस लॉ क्या करेंगे यहां पर, अप्लाई करेंगे, और उसके थ्रू फाई नेट की वैल्यू क्या होती है उसको हम लोग यहां पर पुट करेंगे। ठीक है, ये क्या है हमारा इक्वेशन 1। अब आइए यहां पर देखते हैं, यहां देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू नेट इनक्लोज्ड नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस, यही है, डिवाइड बाय, सॉरी क्या, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। ठीक है, ये इतनी चीजें समझ में आ रही हैं। ओके, तो यहां से हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पर हमें मिल जाएगी। ठीक है, नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस क्या है, क्यू है, स्मॉल क्यू, तो स्मॉल क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, फाई नेट। ये हम इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। आइए इक्वेट करते हैं। तो इक्वेट करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग इसे, वीडियो पॉज करके इसे रब कर देता हूं मैं, यहां पे करते हैं। ठीक है, आइए अब आइए देखते हैं। देखिए, बाय इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। 1 क्या है, ई 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये है। तो ई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, ई इक्वल टू लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 4 पाई, देखिए 4 पाई क्या होगा, इधर नीचे चला जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया यहाँ पर। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फोर्स कूलॉम्स लॉ हमें क्या करना है, प्रूव करना है। और कूलॉम्स लॉ एफ इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब आइए देखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, प्लस Q चार्ज है, और इससे r डिस्टेंस पे यहाँ पर अगर हम एक चार्ज Q0 रख दें, Q0 क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, हमें पता है कि r डिस्टेंस पे जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करते हैं, वहां पर टेस्ट चार्ज रखते हैं। तो टेस्ट चार्ज रख दिया। अब ये टेस्ट चार्ज जितना फोर्स क्या कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, तो फोर्स डिवाइड बाई Q0 को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो F इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सॉरी ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई, इसको क्या करेंगे यहाँ पर पुट कर देंगे। तो F डिवाइड बाई Q0 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये आ गया हमारा प्रूफ ऑफ कूलॉम्स लॉ। किसके थ्रू, गॉस लॉ के थ्रू। गॉस लॉ की हेल्प से हम लोग क्या कर दिए, कूलॉम्स लॉ को प्रूफ कर दिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके।
नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, हो गया, रब कर देता हूं मैं, रब कर देते हैं इससे। ठीक है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ, जिसके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, इसको मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि अभी इसका यूज है, जैसे हम लोग ये कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर, वैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट करेंगे। समझ में आ रहा है कैसे करेंगे? देखिए, गॉस लॉ की हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। उसको ठीक है, आइए देखते हैं। आइए देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, गॉस लॉ का एप्लीकेशन। तो सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ infinitely long, infinitely charged, infinitely long charged wire। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। हमारे पास क्या है, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर है। अब ये वायर पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है और निगेटिवली चार्ज भी हो सकता है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। कहां तक है? इनफाइनाइटली। ठीक है, कहां तक? इनफाइनाइट तक। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस वायर से आर डिस्टेंस पे हमें यहां पर क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। किसके हेल्प से हमें फाइंड आउट करना है? गॉस लॉ के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास चार्ज वायर है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले गॉसियन सरफेस क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे यहां पर। तो यहां पर गॉसियन सरफेस क्या होगा, गॉसियन सरफेस की कंडीशन क्या होनी चाहिए? सबसे पहली कंडीशन क्या थी कि जो गॉसियन सरफेस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, चार्ज के अबाउट क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है, ठीक है भाई। दूसरा क्या बोलता है कि गॉसियन सरफेस पे किसी भी पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करें तो वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, पूरे सरफेस पे सेम होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ऐसा कौन सा सरफेस हम लोग यहां पर लेंगे, सिलेंड्रिकल सरफेस। ठीक है, ये आपको पता चलेगा, ये सब प्रॉब्लम करते करते आपको पता चलेगा कि कहां पर, जैसे पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग स्फेरिकल सरफेस ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, वायर है। अगर सिलेंडर होता यूनिफॉर्म चार्ज सिलेंडर होता तो उसके लिए क्या लेते, तो भी सिलेंडर लेते। समझ में आ रहा है? तो ये सब प्रॉब्लम करते करते आपको समझ में आएगा, डेरिवेशन करते करते। चलिए आइए हम लोग यहां पर क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। कौन सा? सिलेंड्रिकल शेप का। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, आर रेडियस का एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया गॉसियन सरफेस। देखिए, वैसे ही करेंगे जैसे हम लोग वहां पे कैलकुलेट कर रहे थे। अच्छा, इस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे सरफेस ये है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये समझ में आ रहा है, ये होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। ठीक है, हम यहां पर क्या ले रहे हैं, सिलेंड्रिकल शेप ले रहे हैं।
तो यहां पर हम वहां स्फीयर की जब बात कर रहे थे, स्फीयर की, तो वहां पर एक ही सरफेस था, लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास 3 सरफेस है। कौन कौन सा? एक तो ये वाला सरफेस है, ठीक है, ये वाला सरफेस, इसको हम सरफेस 1 ले लेते हैं, और दूसरा सरफेस ये कर्व सरफेस है। समझ आ रहे? जैसे ये सिलेंडर है तो इसका ये कर्व सरफेस, ये वाला सरफेस, ये हो गया दूसरा सेकेंड सरफेस, ठीक है। और थर्ड कौन सा है? ये बॉटम वाला, ये इसे हम मान लेते हैं थर्ड सरफेस। क्योंकि अगर हम यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करें तो वो क्या होगी? इस सरफेस से भी पास होगी, इस सरफेस से भी पास होगी, और इस सरफेस से भी पास होगी, ठीक है। इसलिए हम लोग इसे क्या कर रहे हैं? 3 सरफेस में डिवाइड कर लिए, क्योंकि तीनों ही सरफेस के लिए क्या होगी? अलग अलग होगी। समझ आ रहा है? स्फीयर के लिए हमारे पास एक ही सरफेस था पूरा, वो एक सरफेस था, उसी से हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिए थे। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर इस सरफेस से अलग होगा। समझ आ रहा है? इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास हो रहा है वो कुछ और होगा, इस सरफेस से कुछ और होगा, इस सरफेस से कुछ और होगा। हो सकता है इन दोनों पे सेम हो, लेकिन इस पे क्या होगा? अलग होगा। तो इन सब के लिए हम क्या किए हैं? इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए। अब तीनों सरफेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है वो हम कैलकुलेट करेंगे, और उसकी हेल्प से हम लोग क्या लिख सकते हैं? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू φ1 किसकी वजह से? फर्स्ट सरफेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है, प्लस φ2 प्लस φ3। समझ आया? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो आइए देखते हैं φ1 क्या होगा यहां पर हमारा। इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, ये किसके लिए? सरफेस 1 के लिए, ठीक है, सरफेस 1 के लिए है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस 2 के लिए वेक्टर ई डॉट डी ए, वेक्टर डी ए, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ये φ3 के लिए, थर्ड सरफेस के लिए क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ S3 वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, ठीक है। अब आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। ये क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ, इसको S1 S2 लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है, ऐसे लिखिए, ई डी ए कॉस थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। चलिए S1 S2 और ये हो गया S3 के लिए, ठीक है। तो सरफेस 1 के लिए जो थीटा की वैल्यू है वो क्या होगी? ई और डी ए के बीच का एंगल क्या होगा? यहां पर देखिए सरफेस 1 ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, और इसके एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, यानी कि डी ए क्या है? हमारा छोटा सा एलिमेंट है, ये छोटा सा एलिमेंट है इसी सरफेस पे। तो इस डी ए का जो एरिया वेक्टर होगा इस प्लेन के क्या होगा? परपेंडिकुलर, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये हो गया। यानी कि सरफेस ए के लिए, 1 के लिए अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये हो गया। बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री, यानी कि थीटा यहां पर क्या है? 90 डिग्री है, ठीक है। अब यहां पर आते हैं सरफेस 2 पे आते हैं। सरफेस 2 में देखिए यहां पर क्या करते हैं? छोटा सा एलिमेंट लेते हैं डी ए, ठीक है, सरफेस पे, कर्व सरफेस पे ले रहे हैं, यहां पर छोटा सा एलिमेंट डी ए हम लोग ले लिए। तो इस डीए का जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? इस सरफेस के परपेंडिकुलर, देखिए सरफेस के परपेंडिकुलर यही तो होगा, ये होगा डीए, वेक्टर डीए का डायरेक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? यही है, उसी के अलोंग है। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या है? ये है। इसलिए यहां पर थीटा क्या है? 0 डिग्री है। दोनों के बीच का एंगल क्या है? 0। दिख रहा है? दोनों क्या है? अलोंग है एक दूसरे के। समझ आ रहा है? सेम डायरेक्शन में। थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड सरफेस एरिया की जब हम बात करते हैं तो यहां पर क्या करते हैं? देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? मान लेते हैं यहां पर हमारा क्या है? छोटा सा एलिमेंट डीए, ठीक है। तो इस डीए के, यानी कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा? एरिया वेक्टर, तो ये होगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? ये है, इस डायरेक्शन में। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये डायरेक्शन है। दोनों के बीच का एंगल क्या है? 90। समझ में आ रहा है? तो थीटा की वैल्यू क्या है यहां पर? 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? थीटा यहां पर क्या है? यहां पर भी थीटा 90 है, यहां पर भी थीटा क्या है? 90 है, बट यहां पर थीटा क्या है? 0 है। तो आइए वैल्यू पुट करते हैं और निकालते हैं। यहां पर डायरेक्ट रखते हैं। cos 90 की वैल्यू क्या होगी? यहां पर देखिए S1 के लिए ई डी ए, cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0।
तो 0 कर देंगे। अभी इसको देख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस 2 के लिए EDA cos 0 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ S3 थर्ड सरफेस के लिए थीटा की वैल्यू कितनी है 90, तो EDA cos 90। ठीक है, ये वाला पोर्शन क्या हो गया 0, ये भी पोर्शन ये पोर्शन 0 नहीं होगा, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा 0। ठीक है, बच कौन सा जाएगा S2, यानी कि सरफेस 2 से जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमारा आएगा वो कहां से आएगा, सरफेस 2 से जो पास हो रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स वही होगा, क्योंकि सरफेस 1 से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास हो रहा है वो क्या है 0 है, सरफेस 3 से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास हो रहा है वो क्या है 0 है। तो यानी कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पास हो रही है वो कहां से पास हो रही है, सरफेस 2 से। समझ में आया? तो आइए उसके लिए नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग फाइंड आउट करते हैं। इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, फिर मैं इसे रब कर देता हूं। ओके, आइए देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, इसके बराबर होगा सरफेस 2 EDA cos 0 की वैल्यू 1, तो EDA हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी सरफेस 2 पे अगर हम लोग देखें तो क्या होगी, सेम होगी। अरे ये सिलेंडर है, किसी भी पॉइंट पे देख लीजिए, ये सरफेस 2 है, ये देखिए ये सरफेस 2 है हमारा। अब इस पे यहाँ पे देखें, यहाँ देखें, यहाँ देखें, यहाँ देखें, यहाँ 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 किसी भी पॉइंट पे देख लें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी, क्योंकि सेंटर से इसका डिस्टेंस क्या है, सेम है, R है, रेडियस कितना है R है, और वो हर जगह क्या है, सेम है। और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, उसी रेडियस पे डिपेंड करेगी। ठीक है, क्योंकि ये वायर कहाँ है, इसके एक्सिस के अलॉन्ग ही है। ठीक है, तो इससे डिस्टेंस जो है इसके सरफेस का वो कितना है, R है, हर कंडीशन में R है। सरफेस 2 पे देखिए, यहाँ देखिए R, यहाँ R, यहाँ R, यहाँ R, यहाँ R, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, यहाँ पर कांस्टेंट होगी पूरे सरफेस पे, सरफेस 2 पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो E को हम लोग क्या लेंगे, कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ DA सरफेस 2 के लिए, तो सरफेस 2 का इंटीग्रेशन ऑफ DA क्या डिनोट कर रहा है, नेट एरिया, नेट सरफेस एरिया डिनोट कर रहा है ये। ठीक है, तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा, कितना होगा, अगर हम इस सिलेंडर का लेंथ मान लें वो कितना है, स्मॉल l है। ठीक है, तो आइए रख देते हैं, क्या होगा E 2 पाई स्मॉल r इंटू l, ये होगा इसका सरफेस एरिया सिलेंडर का। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। अब हम अप्लाई करेंगे क्या, गॉस लॉ। ये देखिए हमारा फाई नेट निकल चुका है। ठीक है, अब हम अप्लाई करेंगे गॉस लॉ। आइए अप्लाई करते हैं और फाइनल रिजल्ट लेकर के आते हैं। According to Gauss law, Gauss law के अकॉर्डिंग क्या होता है, फाई नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q नेट इनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर जो इनक्लोज्ड चार्ज है, समझ में आ रहा है, L लेंथ का जो सिलेंडर है उसके अंदर जो चार्ज इनक्लोज्ड है उसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए यहां पर एक टर्म डिफाइन किया गया, जिसे क्या बोले हम लोग, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको हम लोग पहले भी देख चुके हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसी को हम क्या बोलते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब समझ में आया, एक यूनिट लेंथ में, इसके एक यूनिट लेंथ में कितनी चार्ज है, नंबर ऑफ चार्ज है, वही क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लैम्डा। समझ में आ रहा है? आइए इसको मैं रब कर देता हूं ऊपर, फिर वहां पे करते हैं। ठीक है, रब कर दूं, इसको रब कर देता हूं। ठीक है, इसको रब कर देता हूं और इसको कंटिन्यू करता हूं। ठीक है, आइए देखिए, ठीक है, तो क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी।
ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि 1 यूनिट लेंथ के लिए जो चार्ज है वो कितना है, लैम्डा है। बताने की कोशिश यही कर रहा है। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या बता रहा है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि 1 यूनिट लेंथ के लिए जो चार्ज है वो कितना है, लैम्डा है। अगर इसकी लेंथ को 1 कर दिया जाए तो ये चार्ज इक्वल हो जाएगा किसके, लैम्डा के। समझ आया, लैम्डा इक्वल टू क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो लैम्डा किसके इक्वल हो जाएगा, चार्ज के, यानी कि 1 यूनिट लेंथ के लिए जो हमारे पास चार्ज है वो कितना है, लैम्डा है। तो सिलेंडर की लेंथ कितनी थी, L, तो L लेंथ के लिए जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, L इंटू लैम्डा, यही तो होगा, L इंटू लैम्डा। और यही क्या डिनोट कर रहा है, Q, कैपिटल Q नेट इनक्लोज्ड बाय द सिलेंड्रिकल सरफेस, इनक्लोज्ड बाय द सिलेंड्रिकल सरफेस या गॉसियन सरफेस जिसको हम लोग बोल रहे हैं, उसके बराबर है। तो आइए Q नेट की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, यहां पर फाइ नेट इक्वल टू Q नेट की वैल्यू क्या है, L लैम्डा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। और Q नेट हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना कैलकुलेट कर चुके हैं, ये कैलकुलेट कर चुके हैं, ये वाला। इसको हम यहाँ क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, इसी के बराबर होगा। तो E इंटू 2 पाई R L, ठीक है। अब इस L से ये L क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। ये चीज तो समझ में आ रहा है ना। अरे ये देखो फिर से बता देता हूँ, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे। ये देखिए यहाँ पे भी हमारा क्या हो गया, फाइ नेट की वैल्यू मिल गई, और यहाँ गॉस लॉ के थ्रू भी हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइ नेट की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं। क्या कैलकुलेट कर चुके हैं, यही, ये क्या है, Q नेट इनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस, सिलेंड्रिकल सरफेस, ठीक है। तो Q नेट हमें मिल गया है, तो L लैम्डा, Q नेट को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो फाइ नेट हमें मिल जाएगा गॉस लॉ से। तो L लैम्डा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। इसको मान लो इक्वेशन 1 और इसको मान लो इक्वेशन 2। जैसे अरे लास्ट डेरिवेशन में जो कर रहे थे जैसे वैसे ही करना है हमें यहाँ पर। तो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को क्या कर रहे हैं, इक्वेट कर रहे हैं। तो क्या होगा, L लैम्डा बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, E 2 पाई R L, ठीक है। L से L कैंसिल, क्या कैंसिल करना, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। बचा क्या, E की वैल्यू निकालनी थी, तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, E इक्वल टू लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये आ जाएगा। तो यानी कि यहां से हम क्या लिख सकते हैं, E क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, R के। अब E और R के बीच अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ये देखिए, ये क्या है, R, और इधर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा कि नहीं। यहाँ से वीडियो पॉज कर लीजिए और उसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया, आगे बढ़ें, ओके। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में ही सेकेंड पॉइंट देखते हैं। अभी हम लोग यहां पर क्या लेकर के चल रहे थे, वायर, चार्ज्ड वायर, ठीक है। अब हम लोग लेकर के चलेंगे सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, हॉलो कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हम लोग क्या करेंगे, यहां पर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ऐसे ही करेंगे जैसे यहां पर कर रहे हैं, सेम है प्रोसीजर, बिल्कुल सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जैसा कि आप सोच रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा रॉकेट साइंस है, तो कुछ नहीं है ऐसा यहां पर, ठीक है। आइए अब हम यहां देखते हैं अपना सेकंड एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन क्या है गॉस लॉ का, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज लॉन्ग सिलेंडर, लॉन्ग सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर या हॉलो कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, इन तीनों में से अगर कोई भी केस हो तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इस डेरिवेशन को एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो आइए देखते हैं हम लोग यहां पर। एक्चुअली में बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो इसके पहले वाला जो हमारा डेरिवेशन था
चार्ज वायर के लिए, इनफाइनाइटली चार्ज वायर के लिए जो हमारा डेरिवेशन था, या इनफाइनाइटली चार्ज्ड सिलेंडर के लिए भी, मतलब समझ में आ रहा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज सिलेंडर बोले या इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर बोल रहा है, तो दोनों ही केस में हम प्रीवियस वाला हमारा जो डेरिवेशन था प्रीवियस वाला उसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसे आप जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आइए यहां पर देखते हैं। यहां पे हमारा क्या है, यहां पर हमारा क्या है, अ चार्ज लॉन्ग सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर है। ठीक है, कंडक्टिंग सिलेंडर होने का मतलब क्या है, कंडक्टिंग सिलेंडर होने का मतलब यह है कि जो चार्ज जो होगा वो क्या होगा, उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। समझ आ रहा है? जैसे आइए देखिए, जैसे हमारे पास क्या है, ये एक सिलेंडर है, ये हमारे पास एक सिलेंडर है, कंडक्टिंग सिलेंडर। ठीक है, ये इसका क्या है, एक्सिस है। ठीक है, तो चार्ज जो होगा इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये हम लोग देख चुके हैं। अब इन तीनों में से कोई भी केस हो, उस कंडीशन में चार्ज क्या होगा, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब देखिए, हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर है तो भी चार्ज क्या होगा, इसके सरफेस पे ही होगा। नॉन कंडक्टिंग है और हॉलो है सिलेंडर तो भी इसके सरफेस पे ही होगा। कंडक्टिंग सॉलिड है, समझ आ रहा है, सॉलिड कंडक्टिंग है तो भी इसके सरफेस पे ही होगा, क्योंकि कंडक्टिंग मटेरियल में जो चार्ज होते हैं, जो हम किसी बॉडी को, कोई कंडक्टिंग मटेरियल उसको जब हम चार्ज करते हैं तो जो चार्ज होता है उसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है म्यूचुअली रिपल्सन की वजह से, क्योंकि उसमें चार्ज क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं। समझ में आ रहा है, मूव कर सकते हैं किसमें, कंडक्टिंग मटेरियल में, मेटल्स में। समझ आ रहा है? ठीक है, आइए देखते हैं। मान लेते हैं इसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। तो यहां पर क्या है कि यहां पर हमारा दो केस होगा। हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमारा यहां दो केस होगा। एक केस कौन सा होगा, सिलेंडर के अंदर होगा, और दूसरा केस सिलेंडर के बाहर। मतलब सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगी और सिलेंडर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगी। तो दोनों ही केस में हम लोग यहां कैलकुलेट करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि इसके एक्सिस से मान लेते हैं आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और हम क्या करते हैं, गॉस लॉ अप्लाई करते हैं। तो गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर गॉसियन सरफेस एज्यूम करना पड़ेगा। तो हम यहां पर गॉसियन सरफेस बनाते हैं। गॉसियन सरफेस कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा, क्योंकि उसका कंडीशन क्या है कि गॉसियन सरफेस जो होना चाहिए वो चार्ज के अबाउट क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। दूसरा कि उसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इंटेंसिटी वो क्या होनी चाहिए, हर एक पॉइंट पर सेम होनी चाहिए। इसलिए हम यहां पर क्या कर रहे हैं, सिलेंड्रिकल ले रहे हैं। ठीक है, ये देखिए सिलेंडर है इसलिए सिलेंड्रिकल भी ले रहे हैं। ठीक है, पॉइंट चार्ज होता तो हम लोग क्या लेते, स्फेरिकल, स्फेरिकल शेप लेते हैं। ठीक है, ये देखिए ये हमने ले लिया गॉसियन सरफेस आर रेडियस का। ठीक है, तो हम सिलेंडर का अभी केस पढ़ चुके हैं। समझ में आ रहा है, सिलेंडर का अभी हम लोग केस पढ़ चुके हैं कि जब हम लोग गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल ले रहे थे तो उस कंडीशन में क्या था, हमारे पास तीन सरफेस हुआ करते थे। कौन कौन से, एक ये और एक ये और एक इसका कर्व सरफेस। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो पास होगी इन तीनों सरफेस से होगी, तो इन तीनों सरफेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगी उनको अगर हम कंबाइन कर दें तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इसके लिए निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए करते हैं। ये हमारा सरफेस 1, ये सरफेस 2 और ये सरफेस 3। तो यहां पर पहले हम केस लिख देते हैं। केस 1 हमारा क्या है, स्मॉल r लेस देन कैपिटल R है, या हम इसे बोल दें इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, φ1 फर्स्ट सरफेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो रहा है, पास हो रहा है वो, प्लस φ2 सेकेंड सरफेस की वजह से, प्लस φ3। ठीक है, ये होगा। अब आइए देखते हैं। अच्छा, यहां पर एक चीज तो हम लोग देखना भूल ही गए कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, सरफेस से परपेंडिकुलर, ये यही तो होगा यही। ठीक है, तो आइए देखते हैं सरफेस 1 पे क्या होगा हमारा। सरफेस 1 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये है, और
इसके अकॉर्डिंग पहले आइए लिख देते हैं। सरफेस 1 के लिए क्या होगा, ई डी ए कॉस थीटा डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ई डॉट डी ए लिखते हैं, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए लिखते हैं कि नहीं, तो उसको ई डी ए कॉस थीटा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, S2 ई डी ए कॉस थीटा प्लस सरफेस 3 के लिए ई डी ए कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। आइए, सरफेस 1 के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इसके सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये डी ए, तो ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक है। यहां देखते हैं सरफेस 3 पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर यानी कि नीचे की तरफ डी ए, तो ये कितना हो गया 90 डिग्री, समझ में आया। यहां देखते हैं, यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, ठीक है, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अगर हम यहाँ पर छोटा सा डी ए ले रहे हैं तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी क्या होगा, यही होगा। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होगी 0। ये चीज़ें समझ में तो आ रही है, पीछे ही वाला है, पुराना ही है ये सिलेंडर, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, थीटा की वैल्यू 90, सरफेस 1 के लिए थीटा की वैल्यू 90, सरफेस 2 के लिए थीटा की वैल्यू 0। तो यहाँ पर क्या हो गया 0, यहाँ पर थीटा क्या हो गया 0 और यहाँ थीटा कितना हो गया, सरफेस 3 के लिए थीटा की वैल्यू 90, तो 90 डिग्री। बस इसको आगे बढ़ाते हैं, ये क्या हो जाएगा cos 90 की वैल्यू 0, तो 0 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन सरफेस 2 ई डी ए cos 0 की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, लिख देंगे अभी, इंटीग्रेशन ऑफ S3, इसको क्या लिखना, cos 90 की वैल्यू क्या है 0, तो ये भी 0 हो गया, ठीक है। तो यहां से हमारा फाई नेट निकल जाएगा। फाई नेट क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, यही तो होगा, cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी इसके सरफेस पे, वो क्या होगी कांस्टेंट होगी, तो हाँ उसको बाहर ले लेंगे, तो फाई नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, या इसको हम लिख सकते हैं ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए को क्या लिख सकते हैं, इसका सरफेस एरिया, किसका सेकेंड सरफेस का, ठीक है, वो कितना होगा 2 पाई स्मॉल आर। अगर इसका सिलेंडर का लेंथ अगर हम लोग एल मान लें एल, तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर एल। समझ में आ रहा है, ये इतनी चीजें समझ में आई। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, इसको ऊपर वाले को रब कर देता हूं और आगे बढ़ते हैं। वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसे कंप्लीट करते हैं हम लोग। देखिए, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहां पर देखिए फाई नेट इज इक्वल टू क्या होगा Q नेट इनक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यही होगा। और यहाँ पे इनक्लोज्ड फाई नेट की वैल्यू क्या है, इसके अंदर चार्ज कितना है इस गॉसियन सरफेस के अंदर, 0 है, ठीक, क्या हो जाएगा 0। इसके अकॉर्डिंग फाई क्या है 0, फाई नेट की वैल्यू क्या है 0 है, तो फाई नेट की वैल्यू जब 0 हो गई और यहाँ जब पुट करेंगे तो ई की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0, तो ई भी क्या आ गया हमारा 0, यानी कि इस सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। समझ में आया इतनी चीजें, इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके आगे बढ़ते हैं। रब करता हूँ, केस 2 पे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, हो गया, बढ़ते हैं केस 2 पे। आइए देखते हैं केस 2 कौन सा है, सिलेंडर के बाहर हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ठीक है। आइए देखते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। हाँ, अब इसको मैं रब कर देता हूँ। ये जो छोटा वाला हम लोग बना रखे हैं, जब तो हमें बाहर देखना है ना, बाहर में क्या होने वाला है, सिलेंडर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी या नहीं होगी वो अब हम देखेंगे, तो इसलिए अंदर वाले को मिटा दिए, बुरा नहीं लगना चाहिए आपको, ठीक। ये देखो, ये देखो, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें फाइंड आउट करना है कहाँ, सिलेंडर के बाहर।
तो हम क्या कर लेते हैं, एक्सिस से r डिस्टेंस पे यहाँ पर हम मान लेते हैं, यहाँ पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ कर लेते हैं गॉसियन सरफेस, ले लीजिए इतना बड़ा गॉसियन सरफेस। कैसा होगा, सिलेंड्रिकल ही होगा। ये लो ड्रॉ कर लिया, ये हो गया। अरे यार कुछ छोटा तो नहीं हो रहा है, उसको मैं फिर से बनाता हूँ अच्छे से। देखिए हमारा सिलेंडर क्या है, ये है सिलेंडर, ये है सिलेंडर हमारा, ठीक है। चार्ज सिलेंडर है, चार्ज्ड है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिलेंडर के बाहर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करते हैं, इससे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ करेंगे, क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। ये लो गॉसियन सरफेस यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, ये लीजिए, ठीक है। r रेडियस का गॉसियन सरफेस हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पर ड्रॉ कर दिए, ठीक है। मान लेते हैं इस सिलेंडर का जो लेंथ है वो क्या है, L है, ठीक है। अब यहां पर हम शुरू करते हैं अपना केस 2। केस 2 क्या है, वेयर स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर के आउटसाइड हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहां पर आइए देखते हैं, हम लोग यहाँ पे फिर से क्या लिए हैं, सिलेंडर लिए हुए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 सरफेस होगा। एक सरफेस ये, समझ में आ रहा है, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है पास होगी वो इन्हीं तीनों सरफेस से पास होगी, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और उसको हम लोग कंपेयर करेंगे किससे, गॉसियन गॉस लॉ के अकॉर्डिंग Q बाई एप्सिलॉन नॉट से, ठीक है। उससे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो पहले आइए देखते हैं, फाई नेट निकालते हैं हम लोग पहले। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो इस सरफेस से भी पास होगी, इस सरफेस से, इससे इसके कर्व वाले सरफेस से भी पास होगी, और इस सरफेस से भी, इसके बॉटम सरफेस से भी क्या होगी, पास होगी। तो इसलिए हम यहाँ पर 3 सरफेस में इसको ब्रेक कर लिए हैं। तो ये क्या है, सरफेस 1, ये है सरफेस 2 इस सिलेंडर का, समझ आ रहा है, गॉसियन सरफेस का। यही है हमारा क्या, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। आप लोग को आइडिया लग गया होगा गॉसियन सरफेस क्या है, ठीक है। ये 3rd है, ठीक है। तो आइए हम लोग लिखते हैं यहाँ पर क्या, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, φ1 φ2 प्लस φ3, ठीक है। φ1 किसकी वजह से, फर्स्ट सरफेस की वजह से। तो इंटीग्रेशन ऑफ S1, इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस 1 E, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, EDA कॉस थीटा, ठीक है। डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप यहाँ पर E डॉट DA लिखिएगा, वेक्टर E डॉट DA, ठीक है। फिर उसको जब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ED कॉस थीटा, EDA कॉस थीटा। तो वैसे ही सेकेंड वाले के लिए लिख रहे हैं, EDA कॉस थीटा प्लस 3rd वाले सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, EDA कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू फिर से वैसे ही निकाल लेंगे यार। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। होगा कि नहीं, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो सरफेस 1 पे देखते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन DA, तो कितना है 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई 90, ठीक है। सरफेस 2 पे आओ, सरफेस 2 पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, इसी के परपेंडिकुलर, इसी डायरेक्शन में, तो DA। तो यहां पर थीटा की वैल्यू क्या है 0। 3rd सरफेस पे आओ, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन नीचे की तरफ, एंगल कितना 90 डिग्री। तो थीटा कितना होगा 90 डिग्री, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो इसके लिए थीटा कितना हो गया 90, इसके लिए थीटा कितना हो गया 0, देखिए निकाल करके रखे हम लोग 0। इसके लिए थीटा कितना हो गया 90। अब आइए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहां से जो फाई नेट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये cos 90 की वैल्यू क्या होगी 0, तो ये 0 हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा
इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस टू EDA cos 0 की वैल्यू 1 प्लस cos 90 की वैल्यू 0, तो ये 0 हो गया। फाइनाइट की वैल्यू निकल गया इंटीग्रेशन ऑफ EDA। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हम इसको रब कर देते हैं। ठीक है, ये वाला पोर्शन रब कर देते हैं। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। कुछ रब कर देता हूं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। ठीक है, देखिए फाइनाइट की वैल्यू हमें मिल गई है। क्या है फाइनाइट इक्वल टू क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ EDA। E क्या है? सरफेस 2 के लिए किसी भी पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ देखें तो क्या होगी? इंटेंसिटी देखें तो वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी। समझ में आ रहा है? अरे इस सरफेस पे कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखें तो क्या होगी? कांस्टेंट होगी, क्योंकि ये R क्या है? सबके लिए सेम है, रेडियस सेम है पूरे सरफेस के लिए। तो सरफेस 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E की वैल्यू जो होगी वो कांस्टेंट होगी, इसलिए वो क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ DA, और इंटीग्रेशन ऑफ DA को हम क्या बोलते हैं? नेट सरफेस एरिया। तो इसका नेट सरफेस एरिया क्या होगा? आइए लिख लेते हैं। E नेट सरफेस एरिया क्या होगा? 2 का 2 पाई स्मॉल r होगा, क्योंकि गॉसियन सरफेस, गॉसियन सिलेंडर जो गॉसियन सरफेस जो है हमारा वो क्या है? सिलेंड्रिकल शेप का, और उसका रेडियस क्या है? r है। तो उसके लिए हम लोग देख रहे हैं। तो 2 पाई r, लेंथ अगर l है तो l। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनाइट। अब देखते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। इक्वेशन 1 डालो। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? नीचे रब कर देता हूं मैं, जरूरत पड़ेगी अब यहाँ पर। ठीक है, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? गॉस लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो क्या होगा हमारा यहाँ पे? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? Q नेट इनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस। इस सरफेस के अंदर जितने चार्ज हैं वही है Q नेट, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो कितने होंगे? तो इसको फाइंड आउट करने के लिए, Q नेट को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक और टर्म को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, वो टर्म क्या है? अभी हम लोग क्या देखते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ये क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इसे हम लोग इंडिकेट करते हैं किससे? सिग्मा से। ठीक है, किससे इंडिकेट करते हैं? सिग्मा से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो सिग्मा इक्वल टू क्या है? एक्चुअली में सिग्मा इक्वल टू क्या है? चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। समझ में आया? अब उसके एक यूनिट सरफेस एरिया में जो चार्ज होगा वही क्या है? सिग्मा है। ठीक है, अब आइए हम इसकी चार्ज की वैल्यू, Q नेट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये ऊपर वाला टॉपिक मिटा देता हूं मैं। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, इसको मिटा देते हैं और यहां पर करते हैं पूरा कैलकुलेशन। हाँ ठीक है, ये देखिए यहां पर देखते हैं हम लोग। यहां पर हमें क्या दे रहा है? सिग्मा 1 यूनिट सरफेस एरिया में जो चार्ज है वो कितना है? सिग्मा है, वही तो दे रहा है हमारा। तो इस सरफेस एरिया में, इसके अंदर जो सरफेस एरिया है उसके लिए जो चार्ज होगा वो कितना होगा? वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। कितना है? L लेंथ के लिए इतना सरफेस एरिया दिख रहा है, ये वाला सरफेस एरिया। इस पर जो चार्ज है वही हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। तो ये सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? अगर हम इसकी बात करें तो ये सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? ये जो ये वाला पोर्शन है इसका एरिया कितना होगा? 2 पाई, रेडियस कितना होगा? इस सिलेंडर का रेडियस वो कितना है? कैपिटल R। तो 2 पाई R, और ये लेंथ कितना है? इसके बराबर L। समझ आ रहा है? ये जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर कितना चार्ज है वो हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो एक यूनिट सरफेस एरिया के लिए जो चार्ज है वो कितना है? सिग्मा है, जो हमें यहां पर बता दिया है। देखिए, जिसे हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी बोल रहे हैं।
तो 2 पाई आर एल यानी कि इतने एरिया में कितना चार्ज होगा वो हम यहां से कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए 2 पाई आर एल एरिया में, सरफेस एरिया में जो चार्ज होगा वो कितना होगा, 2 पाई मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, एक यूनिट के लिए कितना है सिग्मा, तो इतने एरिया के लिए कितना होगा 2 पाई आर एल इंटू सिग्मा। समझ में आ रहा है, एक यूनिट के लिए इतना, तो इतने यूनिट के लिए इतना इंटू सिग्मा। समझ आया, ये क्या आ गया हमारा, यही हमारा क्या दे दिया, Q नेट इनक्लोज्ड बाई गॉसियन सरफेस, यही दे दिया हमें। तो अब देखो अप्लाई कर दो, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, Q नेट कितना आ गया हमारा 2 पाई कैपिटल आर एल डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया कि नहीं, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर देंगे। ये देखिए इक्वेशन 1 और ये रहा हमारा इक्वेशन 2, इसको हम इक्वेट करेंगे। तो इक्वेट कर देते हैं बाई इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 को इक्वेट करते हैं, कितना हो जाएगा, आइए देखिए 1 कितना है, ई 2 पाई स्मॉल आर एल इज इक्वल टू, ये कितना है 2 पाई कैपिटल आर एल डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, एल से एल कैंसिल, बचा क्या, ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल टू आ जाएगा, सॉरी ये सिग्मा भी तो आएगा, ये सिग्मा भी तो है यहाँ पर, सिग्मा ये सिग्मा, ठीक है। तो ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा आर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर, ठीक है। कैपिटल आर कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है और एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, इसलिए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर हो जाएगा। और इसके लिए ग्राफ कैसा हो जाएगा, ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है, ग्राफ देख लेते हैं। इसको आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, ये नोट करिएगा फिर ये नोट करिएगा, ठीक है। अब भाई इसका ग्राफ देख लेते हैं जल्दी से, इसका ग्राफ देखते हैं, आइए। ई और आर के बीच ग्राफ, ये क्या है हमारा ई और ये हमारा आर, ये ई है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ये क्या है रेडियस, ठीक है। मान लेते हैं सिलेंडर का आर जो है कैपिटल आर यहां पर है, ठीक है। तो ये इतना जो पोर्शन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, इनसाइड द सिलेंडर, ठीक है। और इसके बाहर ये वाला पोर्शन जो है वो क्या है, आउटसाइड द सिलेंडर, ठीक है। तो आइए देखते हैं इनसाइड द सिलेंडर, ई की वैल्यू क्या थी 0, ई की वैल्यू क्या थी 0, तो ये ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ये देखिए 0, ये पूरा ई की वैल्यू कितनी होगी 0, ये होगी। और आउटसाइड में क्या होगा, आउटसाइड में यहां पर देखें तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, और उसके बाद जैसे जैसे दूर जाएंगे, ये देखिए जैसे जैसे दूर जाएंगे यानी कि आर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी ई की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो यहां पर अचानक से बढ़ेगी, यहां ये किसको डिनोट करेगा, ई मैक्सिमम को, ठीक है। और यहां से क्या होगा, ये कम होगा, ऐसे। समझ में आ रहा है, ऐसे जाएगा ग्राफ, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं अपना एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये हमारा इस पोर्शन के लिए कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 2 लेक्चर और लगेंगे जिसमें हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल पे। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।